नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7। बात करेंगे देवभूमि की, देहरादून की। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर यूके SSSC चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने मुख्य सेवक सदन में बांटे हैं नियुक्ति पत्र। तो ये खास तस्वीरें भी सामने आती हुई जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने शहरी विकास, रोजगार और पशुपालन विभागों में विभिन्न पदों पर यूके SSSC के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक की जिम्मेदारी संभाली तो मैंने एक मार्गदर्शक मंत्र भी अपनाया। सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि, यही भावना आप सभी में होनी चाहिए। जो भी आपके पास आएगा आप उसकी मदद करेंगे, ऐसी ही उम्मीद की जाती है। तो देखिए ये खास तस्वीरें सामने आती हुई जहां पर नियुक्ति पत्र जो हैं वितरित किए गए। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। ये खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जानता हूं कि किसी काम को करना है तो उसके सैकड़ों रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते कई बार कठिन हो सकते हैं, लेकिन रास्ते होते जरूर हैं। इसलिए पहले दिन से 4 जुलाई 2021 को जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना शुरू किया तो एक मंत्र लेकर कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि, ये भाव आप सबके मन में भी होना चाहिए कि जो भी आपके पास आएगा आप उसकी मदद करेंगे। हर गरीब, हर जरूरतमंद की समस्या का समाधान आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। और ये याद रखिए, कोई भी विभाग केवल भवनों और फाइलों से नहीं चलता है, बल्कि जनता को असली सुशासन आप जैसे जो नई पीढ़ी के, और मैं आपको कह सकता हूं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाले, जो उसके ध्वजवाहक हैं, अमृतकाल के ध्वजवाहक हैं, वो आप लोग हैं जिनका सेवा काल आज से प्रारंभ हुआ है। और आप लोग भी इसको कर्मठता से कर सकते हैं, सुशासन दे सकते हैं। और व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास ईमानदार और कर्मठ लोग ही जगाते हैं कि ये व्यवस्था व्यवस्थित होकर चलेगी। व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था में घुसपैठ नहीं होगी, व्यवस्था में कोई आगजनी नहीं होगी। व्यवस्था की तरीके से चलेगी और जनसेवा को नई ऊंचाइयां जनता के प्रति आप जैसे समर्पित लोगों के कारण ही प्राप्त होती है। और बात देहरादून की ही करेंगे, जहां पर सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, मानसून की तैयारियों पर बैठक का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो देहरादून राज्य सचिवालय में आगामी मानसून के मौसम की तैयारियों के संबंध में शीर्ष प्रशासनिक और सरकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और देखिए जिस तरीके से आने वाले वक्त में मॉनसून के कारण लोगों को परेशानियों के सामने करने पड़ते हैं, उसको लेकर ये बैठक की गई है और इसको लेकर खास तैयारियां की जाए, इसके दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। क्योंकि हम देखते हैं हर साल तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड, कहीं पर किस तरीके से गाड़ियां फंसी हुई नजर आती हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन तैयारियों को लेकर ये बैठक हुई है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए कि वहां पर कड़े इंतजाम किए जाएं। तो बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक की ये खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देहरादून सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, जिसमें तमाम निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक से बबीता पांडे लापता है। 11 दिनों से ज्यादा समय बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। बबीता पांडे टेंट से बाहर निकलने के बाहर लापता हो गई थी। ट्रैकिंग एजेंसी और दल ने
खोजबीन शुरू की हुई थी। लगातार सर्च के बावजूद छात्रा का कोई भी पता नहीं चला। आज 11 दिन बीत चुके हैं और इसको लेकर कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी है। तो परिजनों ने युवकों पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। तो देखिए, उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रैक की खूबसूरत वादियां इन दिनों एक ऐसे रहस्य की गवाह बन गई हैं जिसने पूरे प्रदेश को बेचैन कर दिया है। नैनीताल जिले के रामनगर की रहने वाली MBA छात्रा बबीता पांडे को लापता हुए 11 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। दरअसल बबीता पांडे 10 सदस्यीय ट्रैकर्स दल के साथ स्थानीय ट्रैकिंग एजेंसी के माध्यम से दयारा बुग्याल ट्रैक पर पहुंची थी। यह दल दयारा क्षेत्र में ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए आया हुआ था। इसी दौरान देर रात बबीता पांडे अपने टेंट से बाहर निकलती है, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटती है, जिसके बाद से लापता हो जाती है। जब ट्रैकिंग एजेंसी और दल के अन्य सदस्यों ने बबीता को कैंप में नहीं पाया तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो मामले की सूचना वन विभाग और प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और तुरंत खोज अभियान भी शुरू करने के निर्देश दिए गए। वहीं इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब परिजनों ने बबीता के साथ गए दोनों युवकों पर अपहरण का आरोप लगा दिया। शिकायत मिलने के बाद से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया जो किसी संभावना की पुष्टि कर सके। यही वजह है कि यह मामला जितना पुराना होता जा रहा उतना ही रहस्यमयी बनता जा रहा है और देखना होगा कि जांच में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक बबीता को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। आते हुए 11 दिन भी जो कि दयारा बुग्याल की तरफ गया हुआ है, उसमें से एक महिला जिसका नाम बबीता पांडे बताया गया रहस्यमयी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। इसकी सूचना मिलते ही तुरंत जो है SDRF की टीम वन विभाग के साथ जो है मौके की ओर निकल गई थी और तब से ही जो है उनकी तलाशी अभियान जो है चल रहा है। इसकी बड़ी व्यापक स्तर पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है, जिसमें SDRF, उत्तराखंड पुलिस और वन विभाग की टीम संयुक्त रूप से स्टार्टिंग से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। देखिए, अभी हमारे लिए बहुत एक प्राथमिकता है कि बबीता पांडे की खोज करना, और उसमें हमारी यहाँ पे पूरी टीम्स लगी हुई हैं। बल्कि एक CO के नेतृत्व में हम रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं और एक CO के नेतृत्व में हम लोग पूछताछ और जो भी हमारे और एंगल्स हो सकते हैं, चाहे वो सर्विलांस से हो, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, तो उसमें भी पूरी हम CCTV से रिलेटेड हो, तो वो हम पूरी इसमें जानकारी कर रहे हैं। और इसमें सभी टीम्स, यहाँ तक कि प्रशासन की भी टीम्स और पुलिस, SDRF, और हमने अब इसमें नेहरू माउंटेनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है उसकी भी रेस्क्यू टीम को भी हमने इसमें किया है। हरिवंश वशिष्ठ देहरादून से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। हरिवंश, क्या कुछ जांच एजेंसियों का कहना है, कहां तक ये जांच पहुंची है? क्या इसमें स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही? क्या कुछ बयान उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए आज 11वां दिन है और उत्तरकाशी की दायरा ट्रैक से लापता हो गई हैं। और जो ये बबीता पांडे MBA स्टूडेंट थी, ट्रैकिंग के लिए वहां पर गई थी, कैंपिंग के लिए वहां पर गई थी, अपने 2 दोस्तों के साथ गई थी, हरप्रीत और हरमन के साथ वहां पर पहुंची थी। और जिस तरह से वहां पर ये पूरा प्रश्न हुआ, वहां पर रात को वहां रुकी और उसके बाद उनके दोस्तों का ये कहना है कि रात को बबीता गाना सुनने के लिए टेंट के बाहर गई थी और उसके बाद उनकी आंख लग गई दोस्तों की। और जब वो सुबह उठी शनिवार को, तो सुबह उन्हें नहीं पता चला उनके दोस्तों को कि वहां पर उनकी दोस्त नहीं है। पूरी खोजबीन वहां पर उन्होंने की, जब नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज करवाई शनिवार की शाम को। और उसके बाद वन विभाग की टीम और SDRF और तमाम पुलिस बल वहां पर पहुंचा
और उन्होंने चाहे नदी की बात कर ली जाए, चाहे आसपास का इलाका पूरा छाना, नहीं मिला। और उसके बाद भी जब मामले ने तूल पकड़ा और जो उनके परिजन थे, बबीता पांडे के जो परिजन थे, वो जब उत्तरकाशी पहुंचे तो उन्होंने बबीता पांडे के जो साथ दो दोस्त गए हुए थे जी। उन पर ही आरोप लगाया और उन्होंने साफ तौर से उन्हें बोला कि इन पर मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने उनकी सुनते हुए उनके परिजनों की उन पर भी मुकदमा दर्ज किया। हालांकि लगातार दो दोस्त वो वैसे ही परेशान है और लगातार पुलिस प्रशासन जी। भी इसको ढूंढते हुए नजर आ रहा है। पुलिस बल का भी ये कहना है फिलहाल अभी अगले 5-6 दिनों के लिए वहीं पे डेरा लगाकर पुलिस बल वहां पर, पुलिस प्रशासन वहां पर रहेगा और साथ में वन विभाग की टीम वहां पर रहेगी। लेकिन ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से कैंपिंग वहां पर खड़े हुए, हालांकि कोई परमिशन लेकर वहां पे नहीं गया था, तो ऐसे जी। में जो गाइडिंग जो था उसका भी लाइसेंस अभी जो है निरस्त कर दिया गया है। अभी कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं, आज 11वां दिन है, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, ना जी। उनके कोई शव मिल रहा है। तो ऐसे में तमाम जीआरएफ की टीमें या वन विभाग की टीमें लगातार खोजबीन कर रही हैं और ऐसे में जो माहौल है उनके परिवार में भी कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल हरिवंश, जिस तरीके से जांच जारी है, छानबीन चल रही है, वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिन दो लोगों के ऊपर परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया, क्या उन दोनों से पूछताछ की गई? कहीं कोई ऐसा बयान जिससे लग रहा हो कि वो दोनों जो हैं इस पूरी घटना में शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये तीन दोस्तों जब ये निकले तो इनका आपस में पूरा प्लान था कि हम ऐसे जाएंगे। इन्होंने कई किलोमीटर लंबी ट्रैकिंग भी करी, गंगोत्री के इन्होंने दर्शन भी करे और तमाम ऐसी जो जगह है जहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस है इन्होंने वहाँ पे जगह करी। तो इससे ये साबित होता है कि आपस में तीन दोस्त थे और ये घूमने निकले थे। और जिस तरह से इन्होंने प्रकरण बताया कि रात में बबीता फोन लेकर बाहर गई थी, तो अब बाहर क्या हुआ ऐसा बबीता के साथ, ये जांच का विषय है। अंदर दो दोस्तों की आंख लग गई। कई सवाल ऐसे भी खड़े होते हैं कि बबीता इतनी रात को बाहर क्या करने गई थी, फोन पे बात कर रही थी या क्या कर रही थी। ऐसे में जो मुख्य तथ्य है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि जो दो दोस्त हैं साथ में, उनका साफ तौर से कहना है कि हमें सिर्फ रात को आखिरी इतना पता है कि वो बाहर गाने सुन रही थी, फोन पर बात कर रही थी। हालांकि कॉल डिटेल्स निकाली गई, कॉल डिटेल्स में सामने कुछ नहीं आया। तो ये भी बताया जा रहा है कि गाने सुन रही थी और रात में ऐसी क्या घटना वहां पर हुई, ऐसी क्या दुर्घटना वहां पर हुई कि अगले दिन सुबह से ही बबीता पांडे गायब है और आज 11वां दिन है। कोई सबूत, किसी भी तरीके का कोई मुख्य तथ्य निकलकर सामने नहीं आ रहे। आखिर अब सवाल सिर्फ एक ही खड़ा हो रहा है कि बबीता पांडे आखिर कहां गई है। ये जांच का विषय बिल्कुल है। हरिवंश, जांच का विषय। और देखिए सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब जो है प्रशासन को देने हैं। देखना होगा क्या आगे जानकारी आती है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में नया रिकॉर्ड बना है। भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। कपाट खुलने के कुछ ही हफ्तों में लाखों लोग वहां पर पहुंचते हुए और चारधाम यात्रा पर 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आता हुआ है, जिसमें बताया जा रहा केदारनाथ पे 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। तो वहीं बद्रीनाथ धाम की बात कर लें तो वहां पर 9 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने यह जानकारी साझा की है। तो देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं की भक्ति देखने को मिल रही, क्योंकि जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं इससे साफ जाहिर हो रहा है लोगों को किसी बात का भय नहीं है। क्या तो लैंडस्लाइड, क्या तो आंधी, क्या तो तूफान, बस बाबा के दर्शन करने हैं और इसीलिए लोग भारी संख्या में वहां पर पहुंचते हुए। वहीं केदार घाटी में मानसून की बारिश से मौसम बदला हुआ नजर आया। खराब मौसम के बाद भी केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हेलीकॉप्टर सेवाओं पर प्रशासन की पैनी नजर है। तो डीएम विशाल मिश्रा ने सुरक्षा संबंधी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो उत्तराखंड की केदार घाटी में मानसून की शुरुआत के साथ ही पूरे क्षेत्र में लगातार बारिश की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद केदारनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त भारी संख्या में केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्री सुरक्षा को पहली प्राथमिकता में रखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। यात्रा मार्ग के साथ साथ केदारनाथ धाम में भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन पर भी बारीकी से नजर रख रहा है। आपको बता दें कि जानकारी देते हुए रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा ने कहा है कि हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालकों को मौसम का अलर्ट दिया गया और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्हें सलाह दी जाती है कि जब भी मौसम की स्थिति खराब हो तो सेवा तुरंत निलंबित कर दें और बिल्कुल भी जोखिम न लें। के जो प्रदाता हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मौसम की जो भविष्यवाणी हो रही है, जो हमारे पास बुलेटिन आ रहे हैं, जो अलर्ट आ रहे हैं, उसका पूरा पालन करें। डीजीसीए और हमारे जो
यूकाडा की जो गाइडलाइंस है, जो वहाँ से दिशा निर्देश जारी होते हैं मौसम को लेकर के, उसमें किसी तरीके का 1% भी कोई रिस्क न ले और मौसम खराब होने की स्थिति में बिल्कुल फ्लाइंग नहीं करेंगे और तीर्थ यात्रियों को अवगत भी कराएंगे ताकि उन्हें वस्तुस्थिति से पता चले। और साथ ही साथ ये बेहतर जो मौसम प्रणाली का जो हम लोगों ने सिस्टम मिला है, जिससे हम लोगों को आगाह कर पा रहे हैं, उसी के कारण कई बार हम लोगों को पता चलता है कि बहुत सारे हेली जो है वो नहीं उड़े क्योंकि मौसम खराब था। तो वो मौसम खराब की सूचना एडवांस में देने से लोगों को हम सुरक्षित रख पा रहे हैं। चंपावत में नवगठित नगर पंचायत पार्टी के पहले चुनाव के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने निर्धारित बूथों के लिए रवाना हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी मनीषा कुमार ने बताया कि चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित कर ली गई हैं। सभी मतदान दल अपने अपने केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। इन केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी, जबकि मतगणना 11 जून को होगी। तो वहीं जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी समस्या या फिर सहायता के लिए मतदाता बूथ लेवल एजेंट या फिर बूथ अवेयरनेस ग्रुप से संपर्क भी कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। ये खास तस्वीरें भी सामने आती हुई। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच में यूकेडी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आह्वान पर पचवादून के सेलाकुई से लेकर डोईवाला तक शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया गया और उनके इस्तीफे की मांग उठाई गई। यूकेडी नेताओं ने कहा कि नेट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही पेपर लीक, अनियमितताओं और सीबीएसई की कार्य प्रणाली को लेकर छात्रों और अभिभावकों का भरोसा डगमगा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से नहीं हटाया गया या उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो यूकेडी प्रदेश भर में आंदोलन को और भी तेज करेगा। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर जोरदार प्रदर्शन होता हुआ, पुतला दहन भी किया गया और लोग नारेबाजी करते हुए वहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आए। जब तक सेंटर में ये बीजेपी सरकार रहेगी यहाँ कुछ किसी का भला नहीं होने वाला है। तो यही बोलूंगा, इनको अब किसी एक ऐसे ठोस प्रलंबन की जरूरत है जो ये पेपर लीक होने से बचाए। ये केंद्रीय सरकार है, ये ऐसी जब तक इन्होंने अपनी मनमानी नहीं करनी है। देखो पैसा खाना इनका वो बन गया, खास पैसे लेकर पेपर लीक वो करवाते हैं, उसके बाद लीक करवाते हैं, उसके बाद बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। कितने बच्चों ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया है। ये देखिए, ये किसी राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक पढ़ाई का मुद्दा है। ये आप लोगों के भविष्य, आप लोगों के जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य का मुद्दा है। तो ये इस चीज़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा ये है नैतिकता के आधार पे धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पूरी लेते हैं। मेरा मानना ये है कि उनको रिजाइन करना चाहिए और हमारी यही डिमांड है कि भाई आप अगर उस चीज़ को नहीं अगर मैनेज कर पा रहे हो तो नैतिकता के आधार पे आप लोगों को रिजाइन करना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आती हुई, जहां पर नेट विवाद पर यूकेडी का बड़ा प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता मनोज पाठक लगातार जन सरोकार से जुड़े कार्यों और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से क्षेत्रवासियों के बीच सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत देवलचौड़ में मनोज पाठक ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। रात्रि चौपाल के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों को बीजेपी नेता के सामने रखा। मनोज पाठक ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों तक उनकी बात पहुंचाने और आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया।
स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान की उम्मीद जताई है। पुर में रात्रि चौपाल हम सब लोगों का बैठना हुआ, चर्चा वार्ता हुई। बहुत अच्छा लगा सबसे मिल करके, और परस्पर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ होना चाहिए और कहाँ खामियां रही हैं इस पर भी चर्चा हुई। बहुत आनंदित करने मुझे लगा कि मेरे अपने स्वजन जो हैं वो यहाँ पर परिवार के जैसे लोग मिले हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और फिलहाल के लिए देवभूमि से जुड़ी हुई इन खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।